नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट आज इस वीडियो के द्वारा करेंगे अपने। इसके अंदर अपने क्या है यूरोप दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो उस समय या 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो दो प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली घटना थी कि यूरोप में समाजवाद का उदय किस प्रकार से होता है, एंड सेकेंड वन इज़ कि रूसी क्रांति या जो रूस की क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव होता है या किस कारण से रूसी क्रांति होती है। तो देखिए, शुरू में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसके अंतर्गत यह दिखाया गया था कि किस प्रकार से जो फ्रांस है वो पूरा का पूरा एक समय में क्या है स्टेट्स या कह सकते हैं श्रेणियों में बंटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोग क्या है इस स्टेट सिस्टम को क्या करते हैं, नष्ट करने का, इस सिस्टम को नष्ट करने का कार्य करते हैं और व्यक्तिवादी अधिकार उनको दिलवाने का या अपने आप को, जनता को, सभी को बराबर अधिकार दिलाने का क्या है कार्य वो करते हैं। तो जो ये सिस्टम था स्टेट का विशेषाधिकार वाला, उसको हटाकर एक लोकतांत्रिक, एक उदारवादिता की सोच वाली जो सरकार वहाँ व्यवस्थित करना चाहते थे फ्रांस के लोग, वो जो सोच थी, वो जो क्रांतिकारी निर्णय था, धारणाएं थी, वो क्या है धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रही थी। और पूरा यूरोप भी क्या है उस बदलाव के साथ, यानी फ्रांस की इस बदलाव के साथ क्या है अपने आप को बदलना चाहता था। इस बदलाव के चलते क्या है यूरोप में क्या है जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में आमूल परिवर्तन लाने का सूत्रपात करती है। कहने का आशय है कि शुरुआत जो होती है पूरे यूरोप में किसके लिए, स्वतंत्रता की मांग के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, ठीक है, या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की, बोलने की, प्रेस की, ठीक है, समानता यानी विशेषाधिकार नहीं हो किसी को, मताधिकार का जो क्रांति थी वो, इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन करने योग्य चीज़ें थी उनका सूत्रपात जो होता है, शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, फ्रांस की क्रांति से होती है 1789 के बाद से। और लगातार क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 1789 में क्या है क्रांति की शुरुआत होती है, उसके बाद दोबारा से सरकारें बनती हैं, अंत तक राज आता है, दोबारा से सरकार बनती है, और उसके बाद 1850 तक क्या है नेपोलियन भी राज करता है। नेपोलियन 1850 तक राज करता है, स्टार्ट करता है ये 1798 से 99 तक क्या है ये स्टार्ट करता है, और 1850 तक क्या है नेपोलियन राज भी करता है। तो ये सारी जो परिवर्तन क्या है 19वीं शताब्दी तक चले हैं, 18वीं शताब्दी से शुरू होकर 19वीं शताब्दी तक ये सारे परिवर्तन शुरू होकर चले हैं। इन सभी का प्रभाव कहाँ पर आना शुरू हो गया, इनका प्रभाव अब क्या है पूर्ण यूरोप पर पड़ना शुरू हो गया। यानी अब क्या है यूरोप का प्रत्येक देश, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता था, परिवर्तन चाहता था। और उस परिवर्तनों के लिए क्या है सभी अपने अलग अलग पक्षों के बारे में बातें कर रहे थे। यानी सभी का पक्ष जो था वो आमूल समाज में परिवर्तन के पक्ष में, जरूरी नहीं है सभी पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी थे, कुछ लोग क्या है इसको बदलना चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि धीरे धीरे बदले, ठीक है, या फिर कुछ चाहते थे कि हाँ बिल्कुल ही चेंज कर देना चाहिए, कोई विशेषाधिकार का सिस्टम रहना ही नहीं चाहिए, कोई प्रकार का क्या है सत्तात्मक शासन नहीं होना चाहिए, वंशात्मक शासन नहीं होना चाहिए। यानी हमने क्या है 3 प्रकार के लोगों की बात करते हैं। कौन कौन सी कि एक तो बदलाव जो होना ही नहीं, बदलाव नहीं चाहते थे, एक बदलाव चाहते थे पर धीरे,
यानी एकदम से नहीं बदला जाना चाहिए, अतीत के थोड़ा साथ में चलो, थोड़ा क्या है नई चीज़ों को अपनाओ। कुछ लोग ऐसा चाहते थे और कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि बदलाव पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो अपने पास क्या है, 3 प्रकार के लोगों की सोच आती है, या 3 प्रकार की क्या है विचारधाराएं सामने आती हैं यूरोप के, कि जो इस बदलाव के बारे में अपनी अलग अलग धारणा रखते थे, सोच रखते थे, अपनी अलग अलग भावनाएं जो हैं वो व्यक्त करते थे। अब इनको क्या है अलग अलग बांटा गया था, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट भी होगा। क्या क्या है? उदारवादी, ठीक है, रूढ़िवादी, उदारवादी यानी लिबरल्स, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव, और क्या है रेडिकल, आगे वाले क्या हैं रेडिकल। ये 3 विचारधाराएं अपने सामने आती हैं इस बदलाव के प्रति जो विचारधारा थी उसके आधार पर, ठीक है। यानी रेडिकल का मतलब है आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी, यानी जो पूरा ही बदलाव चाहते थे, ठीक है, पूर्ण रूप से बदलाव होना चाहिए। रेडिकल और रूढ़िवादी, ठीक है, यानी ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 3। तो इस प्रकार की क्या है विचारधाराएं सामने पनप रही थी। इनको लेकर क्या है अलग अलग प्रश्न उठ रहे थे कि किस प्रकार की विचारधारा के क्या गुण हैं, क्या उसके दोष हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर चर्चा करते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हर शताब्दी या काल के अंदर, काल में इन शब्दों का अर्थ एक समान नहीं रहता है। यानी ये क्या है अलग अलग शताब्दी या काल के अनुसार क्या है इनका अर्थ बदलता रहता है। इनके मायने जो हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक व्यवहार के अनुसार क्या है भी इनके जो मायने हैं, इनके मीनिंग्स हैं, इनके जो अर्थ हैं वो भी क्या है इनके आधार पर भी चेंजेस होते हैं। तो अभी इनके बारे में क्या है उस समय के काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया था। रूस में क्रांति की गई थी, फलस्वरूप क्या है समाजवाद का उदय भी होता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में क्या है अभी पढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल समाज या विचारधाराएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उदारवादी से। देखिए उदारवादी विचारधारा को पूंजीवादी विचारधारा कहना गलत नहीं होगा। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह दी जाए। ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों को सम्मान, जगह या क्या है समानता का भाव होना चाहिए। सभी धर्मों के लिए बराबर, सभी धर्मों को सम्मान, जगह, प्रतिष्ठा बराबर मिले। यानी वो राष्ट्र ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे थे जिसके अंदर सभी के सभी जो धर्म हैं
उन सभी को क्या है सम्मान मानकर सभी धर्मों के अनुयायियों को क्या है बिना किसी भेदभाव के सम्मान माना जाए। उनके साथ किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव न किया जाना चाहिए। इस प्रकार के राष्ट्र की वो क्या है परिकल्पना कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में उस समय क्या है देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, यानी राज्य का या देश का एक ही धर्म माना जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और वहीं ऑस्ट्रिया और स्पेन, ऑस्ट्रिया प्लस स्पेन तो समर्थन करते थे कैथोलिक चर्च का, कैथोलिक चर्च का। ब्रिटेन के अंदर चर्च ऑफ इंग्लैंड की चला करती थी। ठीक है, तो क्या है अलग अलग देश के अनुसार क्या है समर्थन अलग अलग धर्म को दिया जाता था। जैसे अगर जर्मनी में चले अपने या इटली की बात करें तो वहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को क्या है ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जो धीरे धीरे बदलावों के कारण क्रिश्चियन धर्म से ही क्या है अलग हुआ था एक भाग, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो क्या है उदारवादियों की सोच ऐसी थी कि सभी धर्मों को क्या है सम्मान जगह मिलनी चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ठीक है, सम्मान उनको जगह भी बराबर और प्रतिष्ठा भी बराबर मिलनी चाहिए। जगह का अर्थ ये नहीं है कि उनको कोई ज़मीन देनी है, जगह का अर्थ ये है कि जो उनका भाग है समाज में समानता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वो सम्मान होना चाहिए बाकी के। यानी इस देश का क्या है सिर्फ एक मात्र धर्म विशेष वो धर्म है या देश नहीं रहना चाहिए। उदारवादी वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी वो क्या है वंशानुगत शासन प्रणाली के खिलाफ थे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जिसके अंतर्गत क्या है शासन का अधिकार जो है वो किसी एक वर्ग को ही रहे। वो क्या है प्रत्येक व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षक बनना चाहते थे। ये क्या है इनके गुण हमारे सामने आ रहे हैं कि उदारवादी क्या है किस प्रकार का राष्ट्र चाहते थे। वो सम्मान धर्म वाला राष्ट्र जाना चाहते थे कि सभी को सम्मान जो धर्म है उनको बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। जो वंशानुगत शासन है उसको बंद करना चाहिए और उसके अलावा क्या है सभी को अधिकार भी सम्मान मिलने चाहिए। किसी का अधिकार हनन करने का या छीनने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। किसी का अधिकार हनन करना या छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए, किसी के पास नहीं हो। यानी अधिकार जो है सभी को मिले बराबर, साथ ही साथ ये भी हो कि कोई भी अधिकार हनन करने वाला नहीं होना चाहिए। साथ ही वो क्या चाहते थे स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका संविधानानुसार शासन करने वाली सरकार
यानी ऐसी सरकार होनी चाहिए जो संविधान के अनुसार कार्य करे, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए जिसका क्या है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वो इस प्रकार की क्या है एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, इस प्रकार की एक शासन प्रणाली को बनाना चाहते थे जिसमें वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए और शासन संविधान के अनुसार होना चाहिए, यानी चयनात्मक शासन या प्रतिनिधित्वात्मक शासन वो चाहते थे। लेकिन ये सारी जो लगभग हमने खूबियाँ पढ़ी हैं वो क्या किसकी है, लोकतंत्र की नज़र आती है हमें कि एक तरह से क्या है यह लोकतंत्र नज़र आता है, लोकतंत्र की खूबियाँ नज़र आती है इसमें। लेकिन इसमें एक कमी आ जाती है जिसके कारण इसको लोकतांत्रिक शासन नहीं कहा जा सकता। वो कमी क्या थी कि ये कमी इधर लिख देता हूँ मैं, इसकी कमी ये है कि सभी को मताधिकार नहीं हो, मत देने का अधिकार मात्र अमीर व पूंजीपति प्रतिष्ठित वर्ग को हो यानी बाकी सारी खूबियाँ इसकी क्या थी, लोकतंत्र के बराबर थी, लोकतंत्र के अंदर अपनाए जा सके ऐसी सारे गुण इसके अंदर थे। लेकिन कमी कहाँ जाती है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार नहीं था। शॉर्ट में बताएं तो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार नहीं था। यानी इसके अंदर एक तो कमी ये थी कि महिलाओं को वोट देने की पावर नहीं थी, दूसरा सभी को वोट नहीं दिया जा सकता, सभी के द्वारा वोट नहीं दिया जा सकेगा, मात्र कौन वोट देने का अधिकारी होगा, अमीर व पूंजीपति जो प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हों वो ही क्या दे सकेंगे, वोट दे सकेंगे। यह उदारवादी लोगों की क्या थी, सोच या नीति थी। ऐसा वो शासन प्रणाली क्या है देश में लागू करना चाहते थे। यानी पहली जो अवधारणा थी उदारवादियों की, जो बदलाव चाहते थे धीरे धीरे और लगभग क्या है पूर्ण बदलाव चाहते थे, वो इस प्रकार की शासन प्रणाली को चाहते थे जिसमें क्या है पूंजीपति प्रतिष्ठित या अमीर वर्ग के लोगों को क्या है मताधिकार का क्या है पावर दिया जाए। यानी इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा के लगभग समान थी, यानी पूंजीपतियों को ही फायदा करने वाली थी। बाकी इसमें सारे गुण हैं जो एक आइडियल लोकतांत्रिक सरकार में या लोकतांत्रिक विचारधारा में होने चाहिए। बस जो कमी कहाँ आ जाती है, एक कमी के कारण यह पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ होता है, लोकतांत्रिक नहीं रहता है। ये जो आइडियल सोच हमारे सामने नज़र आ रही थी कि सभी धर्मों को सम्मान किया जा रहा है, वंशानुगत शासन नहीं है, किसी का अधिकार करने का हनन नहीं है, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका है, संविधानानुसार चलने वाली सरकार है, लेकिन इसमें वैश्विक मताधिकार नहीं है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार नहीं था, जिसके कारण क्या है इसकी कमी हमारे को नज़र आती है। लेकिन यह क्या है एक विचारधारा थी जिसके पक्षधर लोग उस समय मौजूद थे यूरोप में, ठीक है। यानी एक विचारधारा इस प्रकार की हमें सामने आती है। दूसरी विचारधारा अपने लेके चलते हैं रेडिकल विचारधारा के बारे में। रेडिकल विचारधारा के अनुसार जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेडिकल जो लोग थे वो क्या चाहते थे, संपूर्ण बदलाव चाहते थे, आमूल परिवर्तन चाहते थे। तो देखते हैं कि जो उस समय का समाज था उसमें संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए वो क्या करते हैं। तो नेक्स्ट जो विचारधारा है अपनी वो है रेडिकल विचारधारा। सेकंड विचारधारा क्या है, रेडिकल विचारधारा। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत से के समर्थन पर आधारित हो। यानी सेम टू सेम क्या हो गया, उल्टा हो गया किसका,
उदारवादी सरकार का या उदारवादी प्रणाली का। यानी उसमें क्या चाहते थे कि वैश्विक मताधिकार या मताधिकार किसको प्राप्त हो, सिर्फ और सिर्फ उस वर्ग को प्राप्त हो जो क्या है प्रतिष्ठित है, अमीर है या पूंजीपति है, ठीक है। यानी विशेष प्रकार के लोगों को ही क्या है मताधिकार दिया जाए। रेडिकल में क्या था, समस्त जनता या संपूर्ण राष्ट्र के मत द्वारा चयनित सत्ता, यह नीति किसकी थी, रेडिकल विचारधारा की यह नीति थी। इसके अंतर्गत क्या है, समस्त जनता या संपूर्ण राष्ट्र के मत द्वारा चयनित सत्ता होनी चाहिए। यानी मताधिकार किसके पास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए जो देश का नागरिक है, उसके पास मताधिकार होना चाहिए और उसके मत के द्वारा, उसकी मत की ताकत के द्वारा ही क्या है सत्ता का चयन होना चाहिए। आबादी का क्या है, बहुमत के साथ समर्थन होना चाहिए। दूसरा क्या है, बहुमत के अनुसार, यानी जिसको ज़्यादा बहुमत के अनुसार सत्ता का चयन, सत्ता का चयन, यानी सरकार या शासक वो बनना चाहिए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मत की ताकत से चुनना चाहते हैं, न कि इस प्रकार का शासक होना चाहिए जिसको क्या है कुछ ही लोग अपनी ताकत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए चुनना चाहते हैं। यानी बहुमत की सरकार होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के मत की ताकत से चुना गया सरकारी तंत्र होना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। यानी किसी को भी मिलने वाले विशेषाधिकार के खिलाफ, हालांकि उदारवादी लोग भी क्या है खिलाफ तो थे एक विशेषाधिकार के, हमने पढ़ा है कि किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मताधिकार की बात आई तो उसमें उन्होंने क्या है विशेषाधिकार बना दिया था मताधिकार को। यानी वो किसी पर्टिकुलर वर्ग को ही मिलेगा, पूंजीपति होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, उनको ही वोट मिलेगा। तो क्या है एक प्रकार से मताधिकार को उन्होंने क्या बना दिया था विशेषाधिकार। लेकिन इसके विपरीत जो रेडिकल्स विचारधारा है उसमें क्या है किसी को भी क्या है किसी भी प्रकार के विचारधारा के अनुसार क्या है किसी को भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो जमींदार है, चाहे वो अमीर है, क्या है चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति में रहता है, उसको विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यानी रेडिकल विचारधारा के अंतर्गत क्या है संपत्ति के सकेंद्रण का विरोध किया जाता था। यानी रेडिकल विचारधारा के लोग ये नहीं चाहते थे कि सभी के पास संपत्ति क्या है नहीं होनी चाहिए, सभी के पास संपत्ति होनी चाहिए, वो ऐसा चाहते थे। लेकिन जो संपत्ति का सकेंद्रण है यानी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति इकट्ठा हो, एक भाग ऐसा हो समाज का जिसके पास कुछ नहीं हो, कुछ भी प्रकार के संसाधन नहीं हो, और दूसरा वर्ग जो है समाज का वो ऐसा हो जिसके पास सारी संपत्ति हो, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, सभी को क्या है लगभग समानता के साथ रहना चाहिए। और तीसरी विचारधारा अपनी शुरू होती है रूढ़िवादी विचारधारा। और रूढ़िवादी विचारधारा अब देखो भाई इन दोनों की लगभग रेडिकल और उदारवादी की लगभग समानता थी, बस कहाँ पर अंतर मिलता है हमें विशेषाधिकार वाली बात में या मताधिकार वाली बात में, संपत्ति के बारे में। यानी जो संपत्ति के बारे में उदारवादी लोगों की सोच थी कि जिसके पास संपत्ति है उसके पास उतनी हो, चाहे कोई कितनी संपत्ति बढ़ा सकता है, उसको दिक्कत नहीं थी। लेकिन रेडिकल में क्या था संपत्ति के सकेंद्रण का विरोध जरूर था, ठीक है। अमीर या किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार देना नहीं मानते थे रेडिकल वाले। इनमें तो क्या है मात्र नाम मात्र का अंतर था। लेकिन अब क्या है रूढ़िवादी विचारधारा आती है, यह
क्या है उदारवादी तथा रेडिकल के विपरीत अब इसका क्या है सिस्टम चलता है कि प्रारंभ में क्या है कोई भी या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव जो विचारधारा थी उसके अनुसार शुरुआत में क्या था कि किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, विचार में परिवर्तन या जो समाज में परिवर्तन है वो किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन है वो नहीं चाहते थे शुरुआत में। ठीक है, सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, सबद से पता चल रहा है रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच रहेगी उनकी, वो नए समय के साथ बदलाव नहीं हुआ था। यह क्या है रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थी। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उन्होंने भी ऐसा महसूस किया कि हाँ बदलाव आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर क्या है परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। प्रारंभ का मतलब क्या हो गया 18वीं सदी, लेकिन 18वीं सदी यानी 1789 से पहले, ठीक है, और 18वीं सदी यानी 1800 जब यहाँ ख़त्म होती है 18वीं सदी और 1800 की शुरुआत के साथ 19वीं सदी शुरुआत होती है। 19वीं सदी की शुरुआत होती है, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है तो 19वीं सदी की शुरुआत के साथ ही क्या है उन्होंने भी क्या है बदलाव की ज़रूरत महसूस की, बदलाव की ज़रूरत महसूस की। कब? फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी की शुरुआत में क्या है जब फ्रांस की क्रांति होती है तो रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों ने भी क्या है ऐसा महसूस किया कि बदलाव होना आवश्यक है, इसलिए वो भी क्या है बदलाव के समर्थन में थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते क्या है वो जैसा कि मैंने बताया मानने लगे थे कि बदलाव आवश्यक है, लेकिन वो साथ ही साथ क्या चाहते थे भी कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी ये नहीं है बिल्कुल आप बदल के रख दो, अतीत को बुरा ही बताया जाना चाहिए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अतीत का भी क्या है सम्मान किया जाना चाहिए, यानी अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, बदलाव की प्रक्रिया क्या रखी जाए धीमी, बदलाव की प्रक्रिया धीमी रखी जाए। यानी शुरुआत में तो वो क्या है कुछ भी बदलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फ्रांस की क्रांति जब घटित होती है तो उनको नज़र आता है कि हाँ भाई समाज तो बदलेगा, हमारे बदलने या नए बदलने से कुछ नहीं होता, समाज बदल के रहेगा। उसमें नई विचारधाराओं का संचार हो रहा है जिसमें उदारवादी और रेडिकल जैसी विचारधाराएं क्या है प्रभुत्व बनाए हुए हैं, तो हमें भी क्या है बदलना पड़ेगा, इस रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते थे अपने अतीत को, उसका वो क्या है सम्मान रखना चाहते थे, और इसीलिए वो चाहते थे कि बदलाव की जो प्रक्रिया हो वो थोड़ी क्या हो धीरे हो, उतनी तेज़ गति से न हो कि अतीत का क्या है भुला दिया जाए, उसका सम्मान बिल्कुल भी न रखा जाए। तो इस प्रकार से क्या है फ्रांस की क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विचारधाराओं में काफ़ी टकराव हुआ। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को क्या है स्पष्ट किया, और इनके ही विचारधाराओं के कारण क्या है आगे जाकर क्या होता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन होने शुरू होते हैं और समाजवाद का उदय
समाजवाद के उदय के लिए आवश्यक भोर या सुबह का निर्माण इन्हीं विचारधाराओं के टकराव स्पष्टीकरण के कारण क्या है, समाजवाद के उदय की भोर या सुबह का निर्माण इन विचारधाराओं के द्वारा होता है। तो इस वीडियो में क्या है, अपने इतना ही पढ़ेंगे कि उदारवादी या रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधाराएं क्या थी,